तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने आज ये तय किया था कि कोई ऐसा फिक्स डिटरमिन्ड एजेंडा नहीं था आज के लेक्चर का, लेकिन ये तय किया था कि आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में जाने से पहले एक दफ़ा कुछ चीज़ों को डिस्कस करना चाहते हैं आपके साथ, और थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटेशन की बुनियाद के ऊपर देखना ये चाहते हैं कि अगर चीज़ों की बेसिक्स क्लियर हों तो क्या स्टूडेंट उन्हें एक्सप्लेन कर सकता है। तो ये आज का हमारा जो है टास्क है। आपने ज़रा कह लीजिए कि इसमें पार्टिसिपेट करना है, थोड़ा सा आपका अलर्टनेस चाहिए होगा, थोड़ा सा आपका पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो इसकी बुनियाद पे आप लोगों से हम बात करेंगे कि आप कैसे चीज़ों को लेकर चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने काम को। हम अपने काम का आगाज़ आज जो करेंगे वो यहाँ से करेंगे कि सबसे पहले तो हम यहाँ से बात शुरू करते हैं कि हमने सबसे पहले तो ये देखना है कि आप स्टूडेंट्स को हमने डायग्राम की एक्सप्लेनेशंस की डिफरेंट सिचुएशंस से अभी तक गुजारा है, तो वो किस हद तक आपको याद है और उसकी बुनियाद पर आप आगे आने वाले काम में कितनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। विदाउट हेल्प ऑफ टीचर आप कितनी अंडरस्टैंडिंग रख सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहला डायग्राम जो है आपके सामने जो मैंने रखा है वो आपका लॉ ऑफ डिमांड का कर्व है। मे बी आपको ये स्लाइड याद ना हो, लेकिन ये स्लाइड वही वाली है जो हमने लॉ ऑफ डिमांड में डिस्कस की थी। इसके अंदर सिंगल कर्व डायग्राम है। सिंगल कर्व डायग्राम की हमेशा ये देखना पड़ता है कि इसके अंदर तीन बातें बड़ी अहम होती हैं। एक बात इसके अंदर जो सबसे अहम होती है वो ये होती है कि यहाँ कर्व का स्लोप क्या है। स्टूडेंट आम तौर पे सिंगल कर्व डायग्राम को 3 पॉइंट की मदद से एक्सप्रेस करता है। सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि डायग्राम बनने के बाद हम उसके लेबल्स के ऊपर बात करें। मिसाल के तौर पे हमें सबसे अहम चीज़ जो चाहिए होती है वो ये चाहिए होती है कि एक डायग्राम अगर मैं लेकर चल रहा हूँ, एक डायग्राम अगर मैं लेकर चल रहा हूँ, तो इस डायग्राम में अगर मैं एक डायग्राम लेकर चल रहा हूँ तो इस डायग्राम में फ़र्ज़ कीजिए कि लॉ ऑफ डिमांड की डायग्राम है, तो इसके अंदर इस तरफ इस तरफ क्वांटिटी रखी गई है, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। इस तरफ प्राइस है, इस तरफ प्राइस है, ठीक है जी। अच्छा, तो ये आपका डिमांड कर्व है। सबसे पहले जो चीज़ एक्सप्लेन करेगा स्टूडेंट वो तीन अहम चीज़ें पहले पॉइंट में लिखेगा। पहला पॉइंट उसका ये होगा कि वो एक्सप्रेस करेगा कि एक्स एक्सिस पे उसने क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी रखी है, वाई पे उसने प्राइस रखी है, और डी उसका डिमांड कर्व है, डी उसका डिमांड कर्व है। तो ये इसको हम कहते हैं लेबल। किसी भी डायग्राम की एक्सप्लेनेशन में पहले उसको लेबल करना ज़रूरी है कि कौन सी जगह पे उसने क्या चीज़ जो है वो पेस्ट की है। सो दिस इज़ व्हाट वी कैन से कि सबसे पहले लेबल लगाया करो कि वाई एक्सिस पे प्राइस है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी है, और डी उसका डिमांड का। दूसरा अहम पॉइंट ये होता है कि हमें ये बताना होता है एक सिंगल कर्व डायग्राम के अंदर कि इसका स्लोप कैसा है, इसका स्लोप कैसा है। सवाल ये है कि इसका स्लोप कैसा है। आपके ख्याल में इसका स्लोप कैसा है? शाबाश। कर्व का स्लोप कैसा है? शाबाश जी। अब्दुल हसीब, मोहम्मद अली, बिल्कुल सही। नेगेटिव भी लिख सकते हो और डाउनवर्ड स्लोपिंग भी लिख सकते हो कि इसका स्लोप जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। और जब आप डाउनवर्ड स्लोपिंग लिख देते हो तो ये बात वैसे ही क्लियर हो जाती है कि इसका मतलब ये है कि अगर प्राइस कम हुई तो डिमांड ज़्यादा होगी, और अगर प्राइस ज़्यादा हुई तो डिमांड कम हो जाएगी। यानी इसमें ये क्लियर हो गया कि जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है या रिलेशनशिप जो है वो नेगेटिव है।
ये 2 पॉइंट आमतौर पे सब बुक्स में लिखे हुए हैं, लेकिन मेरे नज़दीक अगर एग्ज़ामिनर आपको 5 से 6 मार्क्स दे रहा है तो ये 2 पॉइंट की एक्सप्लेनेशन थोड़ी कम है। इसके अंदर एक आपको और ऐड करना चाहिए पॉइंट, और वो पॉइंट जो है वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन होना चाहिए कि एक इनिशियल पॉइंट लिया जाए, जैसे ये बी पॉइंट है, एक इनिशियल पॉइंट लिया जाए जैसे ये बी पॉइंट है, उस पर एक इनिशियल प्राइस हो, एक इनिशियल क्वांटिटी हो। तो आप कहें जी कि इनिशियल पॉइंट जो है ना इसका, वो इसका इनिशियल पॉइंट बी है, जिस पर प्राइस जो है ना इसकी वो P1 है, और क्वांटिटी जो है इसकी वो Q1 है। ये लेने का मकसद ये है कि एक दफ़ा प्राइस को बढ़ा के दिखाया जाए और एक दफ़ा प्राइस को घटा के दिखाया जाए कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो फिर उसके बाद आप एक दफ़ा प्राइस को इंक्रीज़ करें कि जी प्राइस इंक्रीज़ होती है और वो चली जाती है P1 से P2 पे, तो क्या होता है। तो आप चले जाते हैं पॉइंट B से, फ़र्ज़ कर लीजिए A की तरफ, तो आप पॉइंट B से A की तरफ चले जाते हैं और आप ये कहते हैं कि लेट से मैं B से A पे जाता हूँ, ठीक है, मेरी प्राइस इंक्रीज़ होती है, तो इससे क्वांटिटी पे क्या इम्पैक्ट होता है, तो क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो यू सी प्राइस इंक्रीज़ होती है, क्वांटिटी डिक्रीज़ हो जाती है, Q1 से Q0 हो जाती है। अब आप दूसरा जो एक्सप्लेनेशन में देंगे पॉइंट वो ये देंगे कि अगर आपसे ये कहा जाए कि प्राइस जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है P0, तो आप कहते हैं जी प्राइस डिक्रीज़ हो जाती है, तो मैं चला जाता हूँ B से C की तरफ, तो आप B से C की तरफ आ जाते हैं। इस तरह प्राइस कम होती है और क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है और वो Q2 हो जाती है। तो आप कहते हैं जी कि इससे प्राइस कम हुई P1 से P0 और क्वांटिटी इंक्रीज़ हुई, डेट इज़ Q1 टू Q2। अब ये जो मैंने Q1 टू Q2 लिखा है, मैंने तो पॉइंट्स में लिखा है ना, जैसे मैंने एरो साइन दे दिए, लेकिन जाहिर बात है आप पेपर में एरो साइंस तो नहीं देंगे, आप तो लिखेंगे तफसील के साथ कि क्वांटिटी इंक्रीजेज, डिमांड, प्राइस इंक्रीजेज, क्वांटिटी डिक्रीजेज, वी मूव फ्रॉम B टू C, एंड देन प्राइस इंक्रीजेज, क्वांटिटी डिक्रीजेज, वी मूव फ्रॉम B टू A। तो ये आपकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन बन जाएगी। ठीक हो गई जी बात। अगर ये बात समझ आती है तो जी लिखकर एंटर कर दीजिए। ये है हमारा सिंगल कर्व एक्सप्लेनेशन, जिसके अंदर मैंने आपको जो है वो डिमांड कर्व से रोशनास कराया था, वही मैं दोबारा फिर आज डिस्कस किया है आपके साथ। अब फ़र्ज़ कर लीजिए कि मैं इसी की बुनियाद पे एक दूसरा आपके सामने एक्सप्लेनेशन रख देता हूँ। फ़र्ज़ कर लीजिए मैं इसको हटाकर एक ऐसी एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूँ जो आपने पहले पढ़ी ही नहीं है, लेकिन इसकी तजर्बे की बुनियाद पे आप उसे एक्सप्लेन करना है, और वो है लेबर मार्केट। तो आप ये कह सकते हैं सर आपने अभी मैक्रो शुरू भी नहीं किया, आपने तो हमें भी अलिफ बे भी नहीं बताई मैक्रो की, और आप मुझे लेबर मार्केट में लेके जा रहे हैं। मैं डेलिबरेटली ऐसा कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ लेबर डिमांड की। तो देखते हैं कि इसकी बुनियाद पे लेबर डिमांड को कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए हम यहाँ से एक वर्टिकल लाइन लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हम रख लेते हैं क्वांटिटी ऑफ लेबर, और यहाँ पे हम रख लेते हैं वेजेस, और यहाँ पे रख लेते हैं हम DL। यहाँ पे 3 पॉइंट है मेरे। कौन कौन से 3 पॉइंट हैं शाबाश? फर्स्ट पॉइंट कौन से हैं शाबाश? व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन जी शाबाश, व्हाट विल बी द फर्स्ट पॉइंट आई विल एक्सप्लेन जी? जवेरिया, महानूर जी शाबाश। खतीजा ने बताया कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे वेरिएबल कौन से हैं, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि हमें लेबल 3 लगाने हैं, 2 नहीं लगाने हैं। 2 ठीक है, 2 आपने लगाए, वेल डन, लेकिन 3 लगाने हैं। एक्स एक्सिस पे वेजी, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ लेबर है, वाई एक्सिस पे वेजिस है, और तीसरा स्टेरिक जो है वो DL का है। DL जो है डेट इज़ अवर लेबर डिमांड कर्व, ये हमारा लेबर डिमांड कर्व है। तो हमें डिमांड कर्व का बताना है कि DL हमारा लेबर डिमांड कर्व है। अब दूसरा पॉइंट आप क्या एक्सप्लेन करेंगे शाबाश? व्हाट विल बी द सेकंड पॉइंट? शाबाश महानूर, खदीजा, सुफियान, हाफिज नईम जी। स्लोप, तो ये क्या है? ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है जी।
डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब ये है कि यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है लेबर डिमांड में और वेजेस में। चूँकि अगर वेजेस बढ़ेंगी तो फैक्ट्री ओनर कम लेबर हायर करेगा, ठीक है जी, कम लेबर हायर करेगा तो लेबर डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन अगर वेजेस कम हो गई तो फैक्ट्री ओनर खुश हो जाएंगे और वो ज़्यादा वर्कर हायर करेंगे। यहाँ तक बेसिक बात एक्सप्लेन हो गई। लेकिन तीसरा पॉइंट जो होता है उसके अंदर हमने क्या करना है, शाबाश, क्या करेंगे तीसरे पॉइंट में, शाबाश, तीसरे पॉइंट में हम एक इनिशियल पॉइंट ले लेंगे और कहेंगे कि जनाब यहाँ पे जो वेज है ना वो W1 है बी पॉइंट पे, और जो इसके साथ इस वक्त लेबर इस वक्त जो डिमांड की जा रही है वो L1 है। फिर एक दफ़ा हम वेज को बढ़ा के और एक दफ़ा वेज को घटा के दिखा देते हैं, एक दफ़ा वेज को बढ़ा के और एक दफ़ा वेज को घटा के दिखा देते हैं। जैसे कि आप यूँ कह लीजिए कि हम कहते हैं कि लेट्स सपोज वी से कि जनाब जो है, एक मिनट में डायग्राम ढूंढ लो यार, डायग्राम किधर गया, चले नहीं मिल रहा तो खैर है, हम नया बना लेते हैं। तो वेज जो है कम हो जाती है, लेकिन इंक चेंज कर लेते हैं यार, लेट्स से वेज कम हो जाती है और कम होने से, वेजेस कम होने से डिमांड फॉर लेबर ज़्यादा हो जाएगी। चूँकि कम उजरत पे जो फैक्ट्री ओनर्स हैं ज़्यादा वर्कर हायर करना चाहेंगे तो हम बी से सी पे आ जाएंगे, ठीक है। तो यू विल शो फर्स्ट द इनिशियल बी पॉइंट, फिर आप शो करोगे बी टू सी पॉइंट, और फिर आप एक दफ़ा इंक्रीज़ करके वेज बात करोगे कि अगर वेज इंक्रीज़ हो जाती है, लेट से इट्स गोन अप टू हियर, ये W2 हो जाती है, तो हम पॉइंट बी से ए पे आ जाते हैं। इस तरह वेजेस ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन ज़्यादा वेजेस पे फैक्ट्री ओनर कम वर्कर हायर करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि B2A जो होगा इसमें ये इफेक्ट आएगा। क्लियर बच्चों? तो ये एक दफ़ा आप इंक्रीज़ करके दिखाएंगे और एक दफ़ा डिक्रीज़ करके दिखाएंगे वेजेस को। अब देखिए इसके अंदर कोई भी ऐसी लॉजिक नहीं थी जो मैंने आपको पहले समझाई हो, सिर्फ ये है कि आपको थोड़ा सा आइडिया था डिमांड फॉर लेबर का, तो आपने उसकी मदद से आगे मज़ीद फर्दर एक्सप्लेन कर दिया कि वेज के कम होने से क्या होता है और वेज के ज़्यादा होने से क्या होता है। अब यही चीज़ अगर मैं लेकर चला जाऊँ एक दूसरी मार्केट में जिसको मैं मनी मार्केट कहता हूँ, तो मनी मार्केट में मैं आपको लेके जा रहा हूँ और बात कर रहा हूँ मनी डिमांड पे। तो मनी डिमांड के अंदर जो है आपके 3 पॉइंट एक्सप्रेस हो रहे हैं, आपके 3 पॉइंट एक्सप्रेस हो रहे हैं। पहला पॉइंट जो आपका एक्सप्रेस हो रहा है वो ये है, विच यू आर आस्किंग, कि आपका जो मनी डिमांड है वो आप एक्सप्लेन कर रहे हो। तो आप 3 पॉइंट एक्सप्लेन करोगे कि जनाब आपने एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ मनी रखी हुई है, वाई एक्सिस पे आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा हुआ है, ठीक है, जिसको आप आर से डिनोट कर रहे हैं, और एम डी आपका डिमांड फॉर मनी है। दूसरा पॉइंट जो आप एक्सप्लेन करोगे, क्या एक्सप्लेन करोगे, शाबाश, व्हाट इज द सेकंड पॉइंट जो हम एक्सप्लेन करेंगे, शाबाश, महानूर, खतीजा जी, स्लोप। तो हम कहते हैं द मनी डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, मीन्स अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो मनी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? कि जिस तरह उजरत कम होने पे ज़्यादा वर्कर फैक्ट्री ओनर हायर करना चाहते हैं, इसी तरह रेट ऑफ इंटरेस्ट के कम होने पे, सूद के कम होने पे वो ज़्यादा कर्जा लेना चाहेंगे, ज़्यादा पैसा बैंकों से लेंगे। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया तो दे विल नॉट टेक इंटरेस्ट टू टेक मोर मनी, वो कहेंगे इतना महंगा कर्जा हमें नहीं चाहिए, हम क्या कमाएंगे और आपको क्या देंगे, तो फिर वो इसके लिए तैयार नहीं होंगे। अच्छा, अब जो तीसरा पॉइंट है उसके अंदर क्या करेंगे आप, उसके अंदर आप एक इनिशियल पॉइंट ले लेंगे बी, और उसके ऊपर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट रख लेंगे और एक मनी डिमांड रख लेंगे। उसके बाद आप एक दफ़ा बी टू सी जाके दिखाएंगे कि अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि जनाब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है तो उससे मनी डिमांड बढ़ जाएगी, चूँकि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ज़्यादा कर्जा लेना चाहेंगे फैक्ट्री ओनर्स बिज़नेस चलाने के लिए। और अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा हो जाता है तो हम बी से ए पे चले जाते हैं, और इस सूरत में वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होने पे कर्ज़ा
कम लेना चाहेंगे, इस तरह मनी डिमांड कम हो जाएगी। तो इस तरह आप एक ही डिमांड कर्व से मनी डिमांड को भी डील कर गए, लेबर डिमांड को भी डील कर गए और गुड की डिमांड को भी डील कर गए। लॉजिक सेम रही, क्लियर जी। अब इसके बाद अगर आप सिंगल कर्व डायग्राम लेते हो पॉजिटिव स्लोप में, तो उसके अंदर जो अभी तक आपने डायग्राम पढ़ी है वो है लॉ ऑफ सप्लाई की, लॉ ऑफ सप्लाई की। लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर आपने जो डायग्राम पढ़ी थी उसके अंदर आपके y एक्सिस पे प्राइस और x एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ गुड थी, और ये जो कर्व है ये आपका पॉजिटिवली स्लोप था। ठीक है जी। तो आप तीन को एक्सप्रेस करेंगे, तीन अहम वेरिएबल्स को लेबल करेंगे कि इसके x एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाइड या क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी है, y एक्सिस पे इसके प्राइस है, और जो s है ये इसका सप्लाई कर्व है। दूसरा पॉइंट क्या एक्सप्लेन करेंगे आप शाबाश? व्हाट इज द सेकंड पॉइंट यू एक्सप्रेस? द स्लोप ऑफ द लाइन एंड यू से दैट इट इज अपवर्ड स्लोपिंग। अपवर्ड स्लोप का मतलब ही ये होगा कि इनका रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिव है या डायरेक्ट है, पॉजिटिव है या डायरेक्ट है। पॉजिटिव रिलेशनशिप या डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, और अगर प्राइस कम हो गई तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। अब जो तीसरा पॉइंट होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे शाबाश? व्हाट विल डू द थर्ड पॉइंट? तीसरे पॉइंट पे आप क्या करोगे जी? मोहम्मद अली, मोइजुल हसन, खतीजा, आप एक पॉइंट ले लेंगे, उसको आप इनिशियल पॉइंट कह देंगे, वो आपका बी पॉइंट है, उस पर प्राइस P1 है, क्वांटिटी सप्लाई Q1 है। ठीक है जी। तो ये आपका बी पॉइंट है, प्राइस P1 है, क्वांटिटी Q1 है। उसके बाद आप कहेंगे कि अगर फर्ज कर लीजिए कि प्राइस में इजाफा हो जाता है, आप कहते हैं लेट्स से इंक्रीज इन प्राइस एंड दैट इज़ मूव फ्रॉम P1 टू P2, तो हम चले जाते हैं B से C पे, B से C पे, तो हम B से C पे चले जाते हैं। तो एक तरफ हमारी प्राइस बढ़ती है और दूसरी तरफ हमारी क्वांटिटी में भी इजाफा हो जाता है, और हम B से C पे चले जाते हैं। तो यू मीन दैट इंक्रीज इन प्राइस एंड इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई, दैट इज Q1 टू Q2। अब इसी के अंदर दूसरा पॉइंट जो आप एक्सप्लेन करेंगे वो क्या होगा? वो एक दफ़ा आप इसको डिक्रीज करके दिखाएंगे। यू विल शो द मूवमेंट फ्रॉम B टू A। क्या आप B से A पे आ जाते हैं? मतलब ये है कि प्राइस कम हो जाएगी तो क्वांटिटी सप्लाई भी आपकी कम हो जाएगी। तो ये है जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो एक सिंगल डायग्राम, सिंगल कर्व डायग्राम जिसके अंदर पॉजिटिवली स्लोप कर्व है। अब हम देख लेते हैं कि अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चला जाता हूँ आपके कॉन्सेप्ट ऑफ सपोज मैं आपके कॉन्सेप्ट को लेकर चला जाता हूँ, लेट्स से मैं लेबर मार्केट में ले जाता हूँ। ठीक है, लेट्स से मैं इसको लेबर मार्केट में ले जाता हूँ। अब लेबर मार्केट में मैं बजाय वर्कर्स के इंडस्ट्रियल ओनर की तरफ से बात करता हूँ। ठीक है, सॉरी, इंडस्ट्रियल ओनर की बजाय वर्कर्स की तरफ से बात करता हूँ। मैं सप्लाई साइड की बात करता हूँ। ज़ाहिर है डिमांड करने वाले फैक्ट्री ओनर्स हैं जो वर्कर को डिमांड करते हैं, और सप्लाई करने वाला खुद वर्कर है। तो लिहाजा सबसे पहले तो मैं इसी को ले लेता हूँ कि जनाब इस पर्टिकुलर डायग्राम में एक तरफ वर्टिकल एक्सिस पे वेजेस हैं और इसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस पे जो है वो क्वांटिटी ऑफ लेबर है। अब ये जो क्वांटिटी ऑफ लेबर है इसके लिए जो लेबर सप्लाई कर्व है, फ़र्ज़ कर लीजिए SL वो ये है, तो मैं 3 लेबल लगाऊंगा। पहला लेबल एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ लेबर है, वाई एक्सिस पे वेजेस हैं, और SL जो है मेरा डेट इज़ लेबर सप्लाई कर्व। अब मुझे एक्सप्लेन करना है दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट मैं क्या एक्सप्लेन करूंगा, जबकि मैं इससे पहले लेबर मार्केट को जानता भी नहीं था। ठीक है, मैंने तो भी मैक्रो स्टार्ट ही नहीं की है। तो क्या होगा शाबाश
कि ये अपवर्ड स्लोपिंग है। तो अपवर्ड स्लोपिंग का मतलब ये है कि जब हम वर्कर की तरफ से देखते हैं तो वर्कर वेजेस बढ़ने पे ज़्यादा काम करने आते हैं, ठीक है, सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ जाती है, और कम उजरत मिलती है तो मार्केट छोड़ के भाग जाते हैं, कहते हैं इतनी कम उजरत में इतनी मेहनत हमारे से नहीं होती। तो लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि इनिशियली बात ये हो रही है कि अगर वेज 1 है तो सप्लाई ऑफ लेबर L1 है, विच इज़ पॉइंट B, और अगर वेज बढ़ जाती है डेट्स गोन अप टू W2, तो नतीजा ये होगा कि आपकी लेबर में इजाफा हो जाएगा, डेट गोन फॉर L2, तो आप B से C पे चले जाएंगे, ठीक है। और अगर वेज कम हो गई तो वर्कर क्या होंगे, शाबाश, वर्कर B से A पे आ जाएंगे, वो कहेंगे जी कम उजरत पे हम काम करने को तैयार नहीं हैं, तो वो मार्केट छोड़ के चले जाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट अवर थर्ड पॉइंट, एक इनिशियल पॉइंट B और फिर B से C और फिर B से A। ठीक हो गई जी बात। ये हो गया बच्चों आपका जो मामला है किसका, दिस इज डन विद द लेबर मार्केट। अब अगर इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम जो है मनी मार्केट में चले जाएं, तो मनी मार्केट में जो लोग सेविंग करते हैं उनके हवाले से देखा जाए तो हमें वाई एक्सिस पे क्या रखना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एक्स एक्सिस पे रखनी क्वांटिटी ऑफ मनी, और एम एस जो है ये हमारा मनी सप्लाई कर्व है, मनी सप्लाई कर्व है। अब उसके बाद हमें स्लोप करनी, इसकी स्लोप एक्सप्लेन करनी है, तो इसकी स्लोप है अपवर्ड, जिसका मतलब ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो लोग ज़्यादा पैसा बैंकों में रखेंगे, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो लोग बैंकों में पैसा कम रखेंगे, वो कहेंगे जब हमें पैसे रिवार्ड ही कम मिलना है तो हम क्यों इतना पैसा बैंकों में रखें, तो वो अपना पैसा बैंकों में नहीं रखेंगे। अब जो तीसरा पॉइंट आप एक्सप्लेन करेंगे उसमें आप सबसे पहले एक इनिशियल पॉइंट रखेंगे जिसमें एक इनिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी R1 और एक इनिशियल मनी सप्लाई होगी M1। उसके बाद आप शो करेंगे B2C मूवमेंट कि अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है, ये R1 से R2 हो जाता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो मनी सप्लाई क्या होगी, शाबाश, सेविंग करने वाले पैसा बैंकों में ज़्यादा रखेंगे कम रखेंगे, शाबाश जी बच्चों, कम रखेंगे या ज़्यादा रखेंगे जी, मोइज़, खतीजा, सुफियान जी, शाबाश, ज़्यादा रखेंगे। तो इसका नतीजा ये होगा कि मनी सप्लाई भी बढ़ जाएगा और वो हो जाएगा M1 से M2 हो जाएगा। और अगर इसके बरक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर इसके बरक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, ठीक है जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कम हो गया, R0 हो गया, तो R1 से R0 हो गया, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कम हो गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के कम हो जाने से मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी, लोग पैसा बैंकों में कम रखेंगे, वो कहेंगे कि यार इतना कम शरह सूद है, हमें क्या ज़रूरत है पैसा बैंकों में रखने की, हम कैश अपने पास क्यों ना रखें, तो वो अपने पास रख लेंगे। तो ये बच्चों देखिए कि हमने पढ़ा था डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व, उसको आगे हमने लेबर डिमांड कर्व और मनी डिमांड कर्व बनाया, और फिर उसके बाद हमने इसको जो है वो सप्लाई कर्व पढ़ा, और सप्लाई कर्व को फिर हमने लेबर सप्लाई कर्व और फिर हमने उसको मनी सप्लाई कर्व बनाया। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हम वेजेस, ये तो हम कर चुके हैं, इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं। देखिए अगर आपके पास ड्यूल डिमांड कर्व डायग्राम हो या ड्यूल कर्व डिमांड कर्व हो जिसके अंदर 2 कर्व्स होते हैं, अगर 2 कर्व्स का डायग्राम है मेरे पास तो मुझे देखना पड़ेगा अगर तो ये सेम कर्व्स हैं, अगर तो ये सेम कर्व है तो फिर ये शिफ्ट का केस है, जैसे आप डिमांड एंड सप्लाई में शिफ्ट करते हैं कि डिमांड कर्व D1 था फिर D2 हो गया, या सप्लाई कर्व S1 था फिर S2 हो गया, तो ये शिफ्ट का केस है। लेकिन अगर ये 2 कर्व डिफरेंट हैं तो फिर याद रखिए 2 कर्व डिफरेंट हैं तो ज़्यादा चांस ये है कि ये इक्विलिब्रियम का केस है, ज़्यादा चांस ये है कि ये इक्विलिब्रियम का केस है। तो अगर ये डिफरेंट कर्व हैं तो ये क्या होगा, अगर ये डिफरेंट कर्व हैं तो दिस इज़ द केस ऑफ
इक्विलिब्रियम, तो ये फिर मार्केट इक्विलिब्रियम या कोई दूसरे इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, चूंकि दोनों कर्व एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। जी जी प्लीज़। जी वाल साहब जी। जी प्लीज़ बोलिए। हम्म। जी ठीक है, तो मंडे मंडे से शुरू करेंगे ना इंशाल्लाह। ठीक है जी। ठीक है, ओके नाइस, थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो जी बच्चों, मैं बात ये कर रहा था कि जनाब इशू ये है कि अगर ये टू कर्व्स हैं तो फिर ये इक्विलिब्रियम की बात कर रहा होगा। जैसे इस डायग्राम में अगर आप देखें तो एक डिमांड कर्व है और एक सप्लाई कर्व है। तो आपको एक लेबल नहीं, दो लेबल नहीं लगाने, तीन नहीं लगाने, आपको चार लेबल चिपकाने हैं। पहला लेबल ये है कि एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है, और दूसरा लेबल ये है कि वाई एक्सिस पे प्राइस है, और तीसरा लेबल ये है कि एस हमारा सप्लाई कर्व है। ठीक है जी। और जो डी है हमारा वो डिमांड कर्व है। तो अगर आप इसमें से कुछ भी लेबल नहीं करते तो डायग्राम की अगली एक्सप्लेनेशन हेच है, उसका कोई फ़ायदा नहीं, बेकार है वो। तो ये आपको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट याद रखिए कि जब इक्विलिब्रियम का डायग्राम होता है तो उसमें हमेशा पहला ही पॉइंट ई होता है, ताकि हम स्टार्ट ही इक्विलिब्रियम से करें। तो ई पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां डिमांड और सप्लाई दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, ठीक है जी, डिमांड एंड सप्लाई दोनों बराबर हैं। तो ये है प्राइस P1 इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम जी। क्यों भाई अबीर आबिद बेटा, बात समझ आ रही है? अच्छा, तो एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जवाद बेटे आप अपना माइक बंद करें, वरना मेरी तस्वीर बार बार जाती रहेगी। ठीक है, और आपकी तस्वीर आती रहेगी। अच्छा, तो जो अबीर आबिद हैं बेटा, बात यह है कि मैं टीचर हूँ, मैं कोई रिकॉर्डिंग कंपनी में काम नहीं करता। ठीक है, सो डोंट डिमांड दिस सॉर्ट। सो आई एम नॉट अ म्यूजिशियन, आई एम नॉट अ टेली कम्युनिकेटर कि आप मुझे कहें जी रिकॉर्डिंग जल्दी भेज दिया करो। मैं किसी का सर्वेंट नहीं हूँ, मैं पढ़ाने आता हूँ। ये रिकॉर्डिंग की मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती। ठीक है, वो एक मेरा अपना शौक़ है कि आई एम वर्किंग विद अ यूट्यूब। मैं एक यूट्यूबर हूँ और मैं अपने शौक़ के लिए कोई चीज़ अपलोड करता हूँ। मैं किसी का सर्वेंट नहीं हूँ। आपने पढ़ना है तो पढ़े, यहाँ पे पढ़ने आया करें रेगुलर। बाकी आप जाने CFE जाने कि वो क्या कर रहे हैं। मैं इस तरह के ड्रामे करता ही नहीं हूँ। मैं तो इसके हक़ में ही नहीं हूँ कि ये जो वीडियो भेजने का तरीका लगा हुआ है, इसके अंदर तो लोगों ने पढ़ना ही छोड़ दिया, बेरा ही गर्क हो गया बच्चों का। जो बच्चों ने CA करना है वो बच्चे BBA करने के काबिल भी नहीं। BBA छोड़े, वो तो सिंपल बैचलर करने के काबिल नहीं। वो सो के उठते हैं और उठ के कहते हैं जी रिकॉर्डिंग किधर है। तो ये तो बिल्कुल ही जो है ना मामला गड़बड़ है। तो इसके अंदर मैं इसको नहीं मानता। टीचर का काम है कि ही शुड कम ऑनलाइन, टीच द पीपल, डिलीवर द लेक्चर। लेक्चर रिकॉर्ड करना, उसकी एडिटिंग करना, उसको अपलोड करना, ये बिल्कुल एक अलग फील्ड है पूरी। तो हाउ कैन ए पर्सन बीइंग एज एन इकोनॉमिस्ट एंड बीइंग एज अ मैनेजमेंट एक्सपर्ट एंड, तो इतनी सारी चीज़ें मुझे नहीं आती। तो मैं जो चीज़ जानता हूँ वो यही जानता हूँ कि मैं यही कर सकता हूँ कि मैं लेक्चर जो है वो डिलीवर करूँ, मेहनत करूँ उसके ऊपर। ठीक है, और आप जो मुझे कहते हैं कि आप रिकॉर्डिंग सेंड करें, ये करें, वो करें, ये मेरा काम ही नहीं, इट्स नॉट माई ड्यूटी प्लीज़। सो कि ये नहीं मेरी लिमिटेशन है, मुझे आता ही नहीं। मैं सुबह 8 बजे से पढ़ा रहा हूँ, 3:30 बजे 3 बजे मैं फ्री होऊंगा। मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं, मैं उसके बाद थका हुआ होता हूँ, सो जाता हूँ। ठीक है, तो ये है बात। ठीक है जी, तो डोंट डिमांड द थिंग विच आई कांट डू। मैं जो नहीं कर सकता वो मेरे से ना मांगे। अच्छा, तो बात ये है कि यू शुड आस्क टू द मैनेजमेंट। बाकी ये है कि आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे भाई हैं, छोटे भाई हैं। आप जो मेरे से हो सकता है वो ज़रूर करूँगा। आप सवाल करें, मैं कोशिश करूँगा उसको एक्सप्लेन करूँ, जवाब दूँ, जो मैं कर सकता हूँ, जो मुझे आता है।
अच्छा एनीवे जो नहीं आता वो फिर नहीं, फिर मैं जो आपको वीडियो भेजता हूँ ना उसमें एडिटिंग हुई होती है ना उसके अंदर। अच्छा ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये भी उसके अंदर ही आ रही होंगी वैसे एज इट इज़, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो ये मेरी असल में एक्चुअली मेरी फील्ड नहीं है। अच्छा बच्चों बैक टू द पॉइंट, तो हमेशा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो ई होगा जहाँ डिमांड एंड सप्लाई दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब यहाँ पे जब ये दोनों बराबर होते हैं तो बेटा एक चीज़ हो जाती है इक्विलिब्रियम प्राइस, इसको हम P1 कहेंगे, और एक हो जाएगी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। हमें करना ये चाहिए कि उसी को इक्विलिब्रियम प्राइस कहना चाहिए और उसी को इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहना चाहिए। ठीक है जी। हाँ यार ये भी एक मसाइल तो वाकई बहुत है, कभी लाइट चली जाती है और कई बच्चों बेचारों का तो इंटरनेट चला जाता है, तो इश्यूज तो हैं, डेट्स आई एडमिट आपके प्रॉब्लम्स हैं, आई एग्री विथ यू कि वो हैं, ठीक है। लेकिन जो मुझे आता है मैं तो वो कर सकता हूँ ना, जो मुझे नहीं आता मैं क्या करूँ, तो मैं कोशिश तो पूरी करता हूँ, आप देखते हैं कि आई डू माई हार्ड वर्क, जितना मेरे से हो सकता है मैं करता हूँ। अच्छा एनीवे चलें, कोशिश मैं जारी रखूँगा जितना मेरे से हो सका, ठीक है। और मैंने एक बंदे की ड्यूटी भी लगाई हुई है कि वो रिकॉर्डिंग जब मैं ऑन करता हूँ तो वो रिकॉर्डिंग मैं क्लाउड पे कर देता हूँ, वो उनको वो मेरे हाल वो LMS पे सेंड करते हैं आपको। अच्छा बच्चों, तो अब बात यह है कि एक इक्विलिब्रियम प्राइस है और एक इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, तो एक डिमांड एंड सप्लाई। अब ये तो हो गया आपका इनिशियल पॉइंट कि जब भी इक्विलिब्रियम होगा 4 पॉइंट्स होंगे, एक एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, कौन सा कर्व किसको कट करके, या सॉरी सप्लाई कर्व कौन सा, डिमांड कर्व कौन सा, चारों लेबल चाहिए, एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को, दोनों कर्व के नाम क्या है वो लिखने हैं, तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट इनिशियल पॉइंट है जहाँ पे दोनों कर्व एक दूसरे को कट करते हैं, वहाँ पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस होती है। जहन में ये रखना है कि कभी भी नया पेंडोरा बॉक्स नहीं खोल देना कि जी Q1 क्वांटिटी ऑफ सप्लाई है कि क्वांटिटी डिमांडेड है, भाई वो दोनों ही है, जब इक्विलिब्रियम है तो वही डिमांड है वही सप्लाई है, चूँकि दोनों बराबर है वहाँ पे, और वो उसी की सप्लाई की भी प्राइस है और डिमांड की भी प्राइस है, दोनों की सेम। अब आगे बात के तीसरा पॉइंट क्या रखना है, तीसरा पॉइंट हमेशा ये रखना है कि प्राइस थोड़ी चेंज करके दिखानी है, यानी डायनेमिकिज्म शो करना है कि अगर प्राइस थोड़ी ऊपर चली गई तो क्या होगा। अच्छा लेट्स सपोज प्राइस थोड़ी ऊपर चली जाती है, तो प्राइस थोड़ी ऊपर चली जाती है, लेट्स सपोज जी प्राइस हो जाती है, सपोज के प्राइस P1 की बजाय प्राइस P2 हो जाती है, सपोज प्राइस P2 हो जाती है, तो प्राइस P2 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक गैप बन जाएगा, वो गैप को आप बेशक AB कह दीजिए, ठीक है जी। इस गैप में जाहिर क्या हो रहा है, सप्लाई ज़्यादा है कि डिमांड ज़्यादा है, क्या चीज़ ज़्यादा है, शाबाश जी शाबाश, सप्लाई ज़्यादा है या डिमांड ज़्यादा है, तो ज़्यादा है सप्लाई, नतीजा क्या है, नतीजा है सरप्लस, नतीजा क्या है सरप्लस। अब सरप्लस में प्राइस क्या होती है, शाबाश, सरप्लस में प्राइस क्या होती है, सरप्लस में प्राइस क्या होगी, शाबाश, कम होगी ज़्यादा होगी, है सरप्लस में प्राइस ज़्यादा होगी, क्या हो गया हाफिज साहब, सरप्लस में प्राइस जो है, मार्केट में माल फालतू पड़ा हुआ है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, अब प्राइस को क्या होगा, अब प्राइस गिरना शुरू हो जाएगी, बिल्कुल सही कहा आपने, अब प्राइस गिरना शुरू हो जाएगी, उसकी वजह यह है कि माल मार्केट में फालतू पड़ा हुआ है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ गैप जो बनेगा वो सप्लाई ज़्यादा डिमांड कम, ये होगा सरप्लस, और सरप्लस में हमेशा प्राइस जो है वो पहले से कम होती है। दूसरी चीज़ क्या आती है, दूसरा आप एक पॉइंट और ऐड कर दीजिए, वो ऐड कर दीजिए कि सपोज के प्राइस उससे कम होती है, सपोज के प्राइस उससे कम होती है, वो P0 हो जाती है, तो हम कहते हैं प्राइस P0 है, प्राइस P0 है, ठीक है, ये A है ये B है, प्राइस P0 है, इसमें एक गैप आ गया। अब यहाँ पे A डैश B डैश गैप कर देते हैं, इसको गैप का नाम चेंज कर दें ना, अगर ऊपर वाला AB है तो नीचे वाला या तो BD कर दें, और जो डिमांड का हुआ है तो A डैश B डैश कर दिया। अब जो गैप बनेगा इसमें क्या होगा, डिमांड ज़्यादा होगी कि सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड भी है और सप्लाई भी है, ज़्यादा क्या है, इज इट डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई और सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड, तो डिमांड ज़्यादा है, तो डिमांड ज़्यादा हो गई, सिचुएशन क्या बन गई, सिचुएशन बन गई शॉर्टेज। जब किसी चीज़ की शॉर्टेज होगी तो प्राइस क्या होगी, शाबाश जी हाफिज साहब,
प्राइस क्या होगी, प्राइस इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ये हो गया मसला। तो ये बन गया जी इक्विलिब्रियम का मामला। क्लियर हो गई जी बात। तो ये आपने चौथा पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया। इस तरह इक्विलिब्रियम को हम डील करते हैं। अब सोचिए कि मैंने आपको अभी तक दो चीज़ों पे बात नहीं की। मिसाल के तौर पे मैंने तो सिर्फ आपको डिमांड सप्लाई समझाई थी, किस में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। मैं आपको वहाँ से हटा के एक नई मुश्किल में डाल देता हूँ। मैं कहता हूँ जी चलें जी, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ मनी मार्केट पे। आपने मनी मार्केट पहले तो पढ़ी ही कोई नहीं थी, लेकिन मनी मार्केट में भी आपको नज़र ये आता है कि सर यहाँ पे भी तो वाई एक्सिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है जी, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ मनी है, ठीक है, और एम एस मेरा मनी सप्लाई कर्व है, ठीक है जी, और एम डी जो है वो मेरा मनी डिमांड कर्व है। ये लग गए मेरे लेबल कि ये मेरा मनी डिमांड कर्व है। अब इनिशियल इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहाँ मनी सप्लाई कर्व ने मनी डिमांड कर्व या मनी डिमांड कर्व ने मनी सप्लाई कर्व को कट किया है, दोनों बराबर हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 है और मनी यहाँ पर इक्विलिब्रियम मनी जो है वो M1 है। अब यहाँ पे फर्ज कर लीजिए कि एक गैप सपोज कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा है। लेट्स से रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 की बजाय R2 है। तो यहाँ पे क्या बन गया, एक ए बी गैप बन गया। ये गैप कैसा है, ये इस तरह का गैप है जिसमें मनी सप्लाई ज़्यादा है और मनी डिमांड कम है। मनी सप्लाई ज़्यादा है और मनी डिमांड कम है। अब मनी सप्लाई ज़्यादा है, मनी डिमांड कम है, सरप्लस है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा बच्चों, पहले से रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से कम हो जाएगा, ठीक है। हालांकि कि हमने वो नहीं पढ़ा था मैक्रो में जाके, हमने मनी मार्केट की बात ही नहीं की थी, लेकिन इन दोनों कर्व की वही लॉजिक जो हमने पढ़ी थी हमने उसी को अप्लाई कर दिया। तो उसके मुताबिक जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हुआ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होने पर जो फैक्ट्री ओनर हैं वो पैसा डिमांड जो है कम कर रहे हैं। वो कहते हैं जी हमें पैसा नहीं चाहिए, लेकिन बैंकों में पैसा रखने वाले पैसा रखते जा रहे हैं। लिहाजा जब बैंकों में पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर जाएगा। लेकिन अगर मनी सप्लाई सपोज कीजिए कि अगर सपोज कीजिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, वो R0 है, ठीक है, तो ऐसी सूरत में जो लोग पैसा डिमांड कर रहे हैं फैक्ट्री ओनर्स, वो कहेंगे कि हमें ज़्यादा पैसा दो। चूँकि शरह सूद कम है तो ढेर सारा पैसा लेके मशीनें इक्विपमेंट ख़रीदना चाहेंगे। लेकिन जो सेविंग करने वाले हैं, जो बैंकों में पैसा रखने वाले हैं, वो पैसा कम रखेंगे चूँकि उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिल रहा है। तो ऐसी सूरत में शॉर्टेज पैदा हो जाएगी, और शॉर्टेज की सूरत में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, शाबाश, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस तरह से है तो पैसा ही ना रिवार्ड, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कह दो या उसको प्राइस कह दो या उसको वेजेस कह दो, मैकेनिज्म तो वही रहेगा। क्लियर जी, ये डायग्राम क्लियर है बच्चों? क्लियर है तो जी लिख कर एंटर कर दीजिए प्लीज़। जी शाबाश। इज इट क्लियर जी? मोहम्मद अली, हाफिज़ नईम, खतीजा जी, सुफियान, ठीक हो गया। अच्छा, तो अब शॉर्टेज बेटा मनी का शॉर्टेज हो जाएगा ना, कि डिमांड करने वाले पैसा बैंकों के पास ज़्यादा जा रहे हैं और रखने वाले कम जा रहे हैं, तो शॉर्टेज हो जाएगी मार्केट में पैसे की। पैसे की मार्केट में शॉर्टेज जब भी होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है, जिससे मैकेनिज्म सेटल हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चों? अब यही चीज़ अगर मैं लेबर मार्केट में लेके आ जाऊँ, कि लेबर मार्केट में भी मैं ये कहूँ कि जी 3 का पहले तो जनाब आप लेबल लगा दीजिए कि इसके एक्स एक्सिस पे जो है वो क्वांटिटी ऑफ वर्कर्स हैं या वर्क फोर्स है, ठीक है जी। अच्छा, वाई एक्सिस पे वेजेस हैं, ठीक है जी। अच्छा, और जनाब इसका जो DL है वो डिमांड फॉर लेबर है, ठीक है, और SL जो है वो सप्लाई फॉर लेबर है। तो पहला पॉइंट हम जो लिख दिया वो तो हमने लेबल लगा दिए। दूसरा पॉइंट ये है कि इनिशियल पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, E होगा, और E पॉइंट पर एक्चुअली हो क्या रहा है, E पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो डिमांड फॉर लेबर बराबर है सप्लाई फॉर लेबर के। डिमांड फॉर लेबर बराबर है किसके, सप्लाई फॉर
लेबर के। तो डिमांड फॉर लेबर बराबर है सप्लाई फॉर लेबर के। ठीक है जी, तो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वेज है W1 और जो वर्कर अवेलेबल है मार्केट में या ओवरऑल क्वांटिटी इक्विलिब्रियम ऑफ लेबर एंड डिमांड दैट इज़ Q1, या उसको आप Q1 नहीं लिखना चाहते तो आप बेशक इसको मिटा के L1 लिख दीजिए, इसे L1, ताकि आपको याद रहे क्वांटिटी नहीं है, लेबर की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा, अब अगर सपोज कर लिया जाए कि वेज जो है वो ज़्यादा है, सपोज कर लिया जाए कि वेज जो है वो ज़्यादा है, वेज ज़्यादा है और वो है W2। W2 वेज होगी तो फैक्ट्री ओनर तो मज़ीद वर्कर रखना नहीं चाहेंगे, तो लेबर डिमांड कम हो जाएगी। वो कहेंगे इतने महंगे वर्कर हमें नहीं चाहिए, हमें तो कास्ट पूरी नहीं होगी। लेकिन वर्कर खुश होंगे कि ठीक है हमें वेज ज़्यादा मिल रही है, वो खुशी से मार्केट में जाएंगे, लिहाजा सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सरप्लस। तो जब बहुत ज़्यादा वर्कर मार्केट में होगा, चाहे वो कंप्यूटर साइंस की फील्ड है, चाहे वो जनाब जो है आपकी मार्केटिंग की फील्ड है, तो जब वर्कर ज़्यादा होगा मार्केट में तो उनकी वेजेस या सैलरीज क्या हो जाएंगी, शाबाश बच्चों, शाबाश, वेजेस कम हो जाएंगी, चूँकि उस फील्ड में इन लोगों की सेचुरेशन हो गई है, ज़्यादा हो गए लोग। क्लियर जी। अच्छा, और अगर इन केस इसके बरक्स सपोज कर लिया जाए कि वेज जो है वो आपकी कम है, जैसे W0 है, तो W0 अगर वेज है तो ऐसी सूरत में W0 वेज है तो वेज कम है, तो ऐसी सूरत में वर्कर काम करने के लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन फैक्ट्री ओनर कहेंगे हमें ढेर सारे वर्कर ला दो, ये तो बड़ा सस्ता वर्कर है। तो ऐसी सूरत में क्या हो जाएगा बच्चों, क्या पैदा हो जाएगी, शॉर्टेज। तो वर्कर की जब डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है, शॉर्टेज पैदा हो जाएगी। तो अच्छा बच्चों, अगर शॉर्टेज हो जाएगी लेबर की किसी मार्केट में तो उनकी सैलरीज और वेजेस क्या होंगी, शाबाश, सैलरीज और वेजेस ज़्यादा हो जाएंगी। जैसे आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फील्ड में है कि अभी भी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है तादाद में थोड़े हैं, इसलिए उनकी डिमांड ज़्यादा है और वेजेस हर दफ़ा पहले से ज़्यादा ही हो रही हैं सैलरीज। क्लियर बच्चों। ये मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा जो 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 कैफ करके रोला डालते हैं जी हमें आर्टिकलशिप आजकल नहीं मिल रही। उसकी वजह यह है कि जब आप 6 अटैम्प्ट में करेंगे एक एक पेपर क्लियर, तो फिर जारी बात है आर्टिकलशिप लेने में आपको प्रॉब्लम तो आएगी। और दूसरी बात यह है कि वाइज डिसीजन नहीं लेते कि जब आप 5 या 6 अटैम्प्ट में एक पेपर पास करके क्वालिफाई किया है, नहीं मिल रही को आर्टिकलशिप, तो आप किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास काम कर सकते हैं जो कि किसी फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड हो, वो भी आर्टिकलशिप के इक्वलेंट है, वो एक्सपीरियंस भी वैसे ही काउंट होता है और मल्टीनेशनल में उसमें बड़ी अच्छी जॉब मिल जाती है। तो बहरहाल क्या किया जा सकता है, ये बच्चों की ना एक थोड़ी सी अपनी भी थोड़े से मामलात होते हैं और फिर इस तरह की पोस्ट भी लगा देते हैं। एनीवे, लेकिन जहन में ये रहना चाहिए कि हम उनकी बात कर रहे हैं जो बच्चे 1 to 1 मार्क करते हुए पेपर पास करते हैं, क्वालिफाई करते हैं। एक आधा अटैम्प्ट किसी एक पेपर में लग जाए इतना माइंड नहीं करती ऑडिट फर्म्स, लेकिन बहरहाल जब स्टूडेंट्स का कंपैरिजन होता है तो 1 to 1 मार्क हुआ स्टूडेंट हमेशा प्रायोरिटी पे आता है। और जिसने 1-2 सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट लिए होते हैं, 3 लिए होते हैं, ज़ाहिर फॉरगोसन, KPMG और बड़े बड़े इदारे उनकी तरफ ही जाते हैं। तो कंपटीशन तो बेटा हर फील्ड में, तो इसमें भी है, चाहे इसमें बच्चे कम आ रहे थोड़े होते हैं, FSC या प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग से कम होते हैं, लेकिन मुकाबला तो ज़ाहिर होता है चूँकि यहाँ पे भी टैलेंटेड स्टूडेंट आए होते हैं। अच्छा बच्चों, तो बात सीधी सी है। और दूसरी बात ये भी है बेटा कि मानना ये पड़ेगा कि बच्चे CA फोकस करते हैं, लैंग्वेज राइटिंग अच्छी भी कर लेते हैं, ज़ाहिर तभी तो पेपर पास होते हैं। स्पोकन पे फोकस नहीं करते, पर्सनालिटी पे फोकस नहीं करते। अगर मैं ये टाई लगा के 10 दफ़ा इसको यूँ कर रहा हूँ यूँ कर रहा हूँ तो साफ देखने वाले को पता चल जाता है कि इसने टाई कभी लगाई ही नहीं है। तो आदत ही नहीं डालते ना एक प्रोफेशनलिज्म की कि कैसे काम करना है। मैं घर में बैठा लेक्चर दे रहा हूँ, लेकिन कोशिश ये होती है कि आप बच्चों के लिए प्रोफेशनलिज्म प्रमोट करने के लिए कपड़े अच्छे पहनूँ, मेरा लुक अच्छा है, ताकि आप लोगों को भी मैं यही ट्रेनिंग दे सकूँ। एनीवे, चलिए लंबी बात हो गई। तो ये बच्चों आज के लेक्चर में मैंने आपके साथ जो बातें शेयर की हैं वो क्या की है, मैंने आपके प्रीवियस नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए आपको ये बताया है कि लाजिम नहीं कि हर डायग्राम की एक्सप्लेनेशन अब 0.6 आपको एक्सप्लेन की जाए। आज तकरीबन मैंने आपके इस कोर्स के 80% डायग्राम आपको एक्सप्लेन करने सिखा दिए। 80%, क्योंकि देखिए क्या होगा डायग्राम में, या तो सिंगल कर्व अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। अभी देखिए कल की ही बात है कि कल जो PPC था वो डाउनवर्ड स्लोपिंग था, याद आया आपको।
तो वो जो डाउनवर्ड स्लोपिंग था उसके अंदर क्या था कि भाई तुम कार्स कम करोगे तो मिसाइल ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे, और जिन बच्चों ने इधर एयरप्लेन लिखा था कि भाई एयरप्लेन ज़्यादा प्रोड्यूस करने हैं तो कारों की प्रोडक्शन को रिड्यूस करोगे, तो ये भी तो डाउनवर्ड स्लोपिंग था। तो मैंने 80% डायग्राम को एक्सप्लेन करना आपको सिखा दिया है। अब बात यह है कि मैं मानता हूँ कि अभी 20% ऐसे डायग्राम हैं जो अभी रहते हैं, लेकिन वो मैं अब चाहूँगा कि जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की कंप्लीशमेंट की तरफ जाऊँ तो उससे पहले एक दफ़ा इसके ऊपर काम करूँ। और वो क्या काम है वो थोड़ा सा आइडिया देता हूँ आपको। शिफ्ट वाला तो आप जाहिर है वो तो आप पहले से जानते हैं कि अगर दो कर्व एक ही तरह के एक डायग्राम में तो D1 से D2 शिफ्ट होगा, या D1 से D0 शिफ्ट होगा, या S1 से S0 शिफ्ट होगा, S1 से S2 शिफ्ट होगा। लेकिन कुछ डायग्राम ऐसे होते हैं, जैसे ये डायग्राम है तो ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, और ये डायग्राम है तो ये कर्व है तो ये कॉनकेव टू ओरिजिन है। तो ये कॉनकेव की लॉजिक तो कल आपने पढ़ ली थी, MRPT, मार्जिन रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन कॉन्वेक्स जो है ये आपको जाके पढ़ना पड़ेगा इन डिफरेंस कर्व्स के अंदर। तो इसलिए ये भी छोटा सा काम है जो आगे चल के करेंगे, और मैंने इसको वेटेज जो दिया है 20% दिया है, 80% काम डन हो गया। चलिए अब कल से मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब डायग्राम्स का ज़रा लॉजिक दे के मैं आगे लेके जा रहा हूँ, और ये कॉन्फिडेंस ले रहा हूँ कि आइंदा आने वाले दौर में डायग्राम की एक्सप्लेनेशन में अगर मैं थोड़े पॉइंट भी बताऊँ तो बाकी पॉइंट आपको क्लियर होंगे। तो बहरहाल कोशिश मैं करूँगा सारे ही बताऊँ, क्योंकि आप भूल बड़ी जल्दी जाते हैं। तो आज के लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग 1 से 100% रखते हैं, देखते हैं आपको कितनी समझ आई है। तो वो बच्चे जिन्होंने थ्रू आउट लेक्चर अटेंड किया है मुझे बताइए। महानूर फातिमा 100% कह रही हैं, शाबाश। खदीजा 100% कह रही हैं, ठीक है। सुफियान 100% कह रहे हैं, ठीक है। ओके, डेट्स गुड जी, डेट्स वेरी गुड। अब इसके अंदर जो बात है बच्चों समझने वाली वो ये है कि देखिए मेरी कोशिश तो यही होती है कि मैं आपको मैक्सिमम सपोर्ट करूं,